सीपीटी की आज की क्लास में सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। अगर आपको याद हो, पिछले टर्न पर मैं आपसे बात कर रहा था अबाउट फेमिनिज्म। आई हैड बीन टॉकिंग टू यू अबाउट द चैप्टर फेमिनिज्म ड्यूरिंग माय लास्ट लेक्चर एंड आई टोल्ड यू अबाउट द व्यूज ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल विद रिगार्ड टू द वुमेन्स राइट्स एंड इश्यूज। उसी बात को आज आगे बढ़ाते हुए इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब हम फेमिनिज्म के बारे में बात करते हैं, वी मस्ट रिमेंबर दैट फेमिनिज्म इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रेंज ऑफ डाइवर्स मूवमेंट्स fought for the women's rights for a long period and the ideologies that emerge out of that movement. इस बात को ध्यान रखना होगा जब जब हम महिलाओं के, नारियों के अधिकारों के बारे में हम बात करते हैं, तो इस बात को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि इस बात को ध्यान रखना आवश्यक है कि महिलाओं से संबंधित बहुत लंबे समय से अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए गए हैं। बहुत लंबे समय से तात्पर्य है स्टार्टिंग फ्रॉम द 19th century, from the late 19th century to the whole of the 20th century and now into the 21st century। इसलिए क्योंकि हमें ध्यान रखना होगा कि जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि दैट फेमिनिज्म इज नॉट अ वेरी ओल्ड इशू, इट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद अदर इशूज दैट हैव बीन डिस्कस्ड इन आवर डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक। तो ये हमने पहले भी आपको बताया था कि ये एक विषय है, लेकिन फिर भी जब हम आधुनिक कहते हैं, स्टिल इट इज ओल्ड नाउ बाय ऑलमोस्ट 200 years। सो Therefore, feminism should be understood in the context that the various movements that have been launched to redress the multifarious grievances of women, be it in the social, legal, cultural or the religious fields, it is an attempt to overcome the discriminatory practices, the stepmotherly treatment or the oppression or the issue of exploitation of women that they have been met with in different aspects of life। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि महिलाओं से संबंधित जो भी उत्पीड़न के विषय हैं या उन पर अत्याचार के विषय हैं या उनको सदैव अधीन स्थिति में रखने का जो भी विषय है, चाहे वो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कोई भी क्षेत्र हो, जहां जहां महिलाओं पर उत्पीड़न हुआ, अत्याचार हुआ है, उन सब से ये संबंधित ये विचारधारा है। इसीलिए I said that it represents a range of movements and the ideologies that emanated out of those movements। देखिए, movements और ideologies ये बड़ा इंपॉर्टेंट दो शब्द हैं, ध्यान रखना होगा। जिस आइडियोलॉजी के बारे में हम अपने सीपीटी के कोर्स में बात कर रहे हैं, about the feminist political theory, about the feminist political ideology that we are talking about in our discipline, originates only from the movements that have been waged in support of the rights of women for years together, है ना। अगर ये मूवमेंट ही ना होते तो संभवतः किसी भी प्रकार का कोई थ्योरी बनती ही नहीं, किसी भी प्रकार का कोई, आप कह लीजिए, कोई डॉक्ट्रिन न बनता। इसलिए द मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयरफॉर द मूवमेंट्स we should be knowing more about the movements or the waves of feminism। ये जो movements हैं, इन movement को waves के रूप में जाना गया है, अर्थात महिलाओं से संबंधित जो उनके सुधार आंदोलन, जिसे हम कहते हैं सुधार आंदोलन या उनके सम्मान आंदोलन से संबंधित जो समय रहा है 19वीं शताब्दी के अंत से लेकर आज तक, that period could be divided into four major parts। उस समय से लेकर आज तक, यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर आज तक 21वीं शताब्दी तक, इस पूरे कार्यकाल को 4 भागों में विचारकों ने या विद्वानों में विभक्त किया है ना। और ये जो 4 भाग हैं, these 4 major periods of the women's fight, they represents the fight for women's rights in totality। और ये जब हम कहते हैं राइट्स ऑफ विमेन इन टोटलिटी, इसका तात्पर्य अर्थात महिलाओं के समग्र अधिकारों यानी सारे अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया गया, उन सब में कौन कौन से हैं, उसमें सामाजिक है, आर्थिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है,
इस प्रकार के सारे अधिकार, उसमें उनके शिक्षा से संबंधित अधिकार है, उनके भोजन से संबंधित अधिकार है, रहन सहन के से संबंधित अधिकार है. सो इट इज अ मैसिव डिस्कोर्स, इट इज अ मैसिव, यू कैन से it is a massive kind of discussion that involves the rights of the women. तो जैसे हमने कहा चार लहर हैं. There are 4 waves, there are 4 major we can say periods of the struggles launched for women's rights, है ना. महिलाओं के अधिकारों के लिए जो लड़ाई की गई उसको 4 भागों में विभक्त किया गया. पहला जो से हम कहते हैं उसे जो पहली जो वेव आई थी, दैट वाज ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द 19th century टू द अर्ली पार्ट ऑफ द 20th century, है ना. 19वीं शताब्दी के अंत से लेकर 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध भी नहीं कहेंगे, अर्ली पार्ट ऑफ द 20th century. From the late 19th century to the early part of the 20th century, this was a period जिसे हम कहते हैं एक लिबरल फेमिनिज्म का ये पीरियड था. ये एक उदारवादी महिलावादी अवधि का ये कार्यकाल था. एक उदारवादी महिलावादी एक उदारवाद, जैसे भी आप कहें, ये एक लिबरल फेमिनिज्म का पीरियड था. दिस वाज अ पीरियड that has been generally labeled as liberal feminism, the period of liberal feminism, and that spawned from the later part, from the late 19th century to the early 20th century. अब देखिए ये जो कार्यकाल था, ये जो समय है, इस समय में what was the major issue of discussion for women's rights? The major issue that was being discussed during this period was regarding, you can say, the right to vote. The right to vote अर्थात महिलाओं के अधिकारों के लिए, विशेष रूप से राजनीतिक अधिकार के लिए. The right to vote, or you can say the suffrage for women, was the main issue that was making rounds during this period. Apart from that, you can say the property rights for women, the right of free contract for women, है ना, द एंटरप्रेन्योरियल राइट्स फॉर वुमेन, अर्थात ये जितने भी अधिकार हैं, अर्थात चाहे महिलाओं के आर्थिक अधिकार को लेकर, है ना, महिलाओं के संपत्ति विषयक अधिकार को लेकर कि अर्थात उनके भी संपत्ति में समान उनकी भी हिस्सेदारी है, इस अधिकार को लेकर, है ना, व्यापार करने का अधिकार को लेकर, या एग्रीमेंट करने के लिए, है ना, या जैसे समझौते करने का, यानी दिस आर ऑल इश्यूज दैट पर्टेन टू द इकोनॉमिक फील्ड और टू द प्राइवेट फील्ड. तो अर्थात जहाँ पर वाणिज्य और व्यापार का प्रबंधन का विषय है, क्रियान्वयन का विषय है, वहाँ पर संपत्ति का अधिकार आ जाता है, वहाँ पर फ्री कॉन्ट्रैक्ट का अधिकार आ जाता है ना, वहाँ पर इससे संबंधित इसी प्रकार के जब राइट टू प्रॉपर्टी वाले इश्यूज आ जाते हैं. सो दिस वाज द मेन इश्यू ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म. और इस काल में ये सारे आर्थिक अधिकारों के साथ साथ राजनीतिक अधिकार जो एक प्रमुख मुद्दा था, एंड दैट वाज द राइट टू वोट फॉर विमेन. अब देखिए ये जो अभी हमने जब पिछले अध्याय में पिछले टर्न पर वन हैड डिस्कस विद यू अबाउट मिल्स व्यूज ऑन फेमिनिज्म, वहां पर आई हैड टोल्ड यू व्हाट वर द व्यूज ऑफ मिल रिगार्डिंग द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ विमेन, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू द राइट टू वोट फॉर विमेन. वहाँ पर हमने इस बात को आपको क्लियर किया था कि मिल कितना स्ट्रांगली इस बात को सोचता था कि महिलाओं को भी शासन प्रणाली में हिस्सेदारी करने का अधिकार मिलना चाहिए. He was of the firm view that women should be granted the right to property. He held the view, he advocated the idea that they should too be given the right to vote. उसने कहा कि there is no logic in withholding the energies of the 50% of the population or more than 50% of the population that comprise the women. उसने कहा इसके पीछे क्या लॉजिक है कि आप जनसंख्या के आधे से अधिक भाग को आप ना आप आर्थिक अधिकार देना चाहते हैं, ना संपत्ति का अधिकार देना चाहते हैं, ना राजनीतिक अधिकार देना चाहते हैं. व्हाट अल्टीमेटली इज द लॉजिक ऑफ नॉट गिविंग द राइट टू विमेन on these regarding these issues. तो इसलिए ये जब हम लोग बात करते हैं कि ये जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थी, it stands directly influenced by Mill's ideas, है ना. मिल के विचारों से बहुत प्रभावित है ये जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म है. और इन्हीं विचारों के प्रभाव से ही इंग्लैंड जो उस समय का एक रूलिंग एम्पायर था,
उस इंग्लैंड के तमाम कॉलोनीज में दिस काइंड ऑफ मूवमेंट स्टार्टेड गेनिंग ग्राउंड, है ना। एक वो इंग्लैंड एक औपनिवेशिक एक राज्य था, उसके अधीन बहुत सारे दुनिया भर के देश थे, है ना, उसके उपनिवेश में। और इन उपनिवेशों में से न्यूजीलैंड परहैप्स वाज द फर्स्ट कंट्री टू हैव इंट्रोड्यूस्ड द राइट टू वोट फॉर विमेन इन द ईयर 1893। न्यूजीलैंड में सबसे पहली बार महिलाओं को अधिकार दिया गया, वोट देने का या मताधिकार का अधिकार दिया गया इन द ईयर 1893, है ना। तो ये एक पहला हम दे सकते हैं इसका प्रभाव था जो मिल ने कहा, और जिस तरह से जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म आना शुरू हुई उसका प्रभाव इंग्लैंड के ही औपनिवेशिक देशों पर पड़ने लगा। The second country that stood influenced by this demand for the right to vote was Australia. ऑस्ट्रेलिया में भी 1912 में the women got the right to vote. 1912 में वहाँ की महिलाओं को ये अधिकार मिला कि वो भी मताधिकार में भाग ले सकें। ऑल्दो इट वुडंट हैव बीन ऑन अ यूनिवर्सल स्केल, ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि वो एक यूनिवर्सल बेसिस पर सभी महिलाओं को अधिकार दिया गया। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से। इसीलिए जब ये कहा जाता है कि इसके आगे जब हम ये देखते हैं कि क्या महिलाओं को इसके बाद भी कुछ सुविधाएं मिली राइट टू वोट को लेकर, सो देयर वी कम अक्रॉस ब्रिटेन इमर्जिंग एज पर द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव ग्रांटेड द राइट टू वोट टू इट्स वुमेन इन द ईयर 1928। 1928 में इंग्लैंड ने सबसे पहली बार अपनी महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया, यानी सार्वजनिक, हम कह सकते हैं यूनिवर्सल सफरेज, द राइट ऑफ यूनिवर्सल सफरेज टू इट्स विमेन। तो 1928 में ब्रिटेन ने सबसे पहली बार अपनी महिलाओं को, अपनी देश की महिलाओं को सबसे पहली बार सार्वजनिक या सार्वभौमिक, सार्वजनिक नहीं, सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार दिया, एक यूनिवर्सल वोटिंग राइट का अधिकार दिया। अर्थात 21 वर्ष के ऊपर जो भी उनकी महिलाएं थीं उन सबको वोट देने का अधिकार ये दिया। सो देयरफॉर वी रिमेंबर इंग्लैंड एज द फर्स्ट कंट्री टू हैव ग्रांटेड द वोटिंग राइट टू इट्स women ओवर द एज ऑफ 21 years। और इससे पहले, लेकिन this did not happen overnight. I told you just now that the foundations had already been laid by New Zealand as well as by Australia, who in the years 1893 and 1912 had already given the right to vote to its women, though in a limited way, but definitely all the nevertheless they did grant it the right to its women। इसलिए इस प्रकार की बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि इंग्लैंड को जहां पर हम श्रेय देते हैं कि हाँ उसने बहुत बड़ा काम किया, तो वहां पर हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि इंग्लैंड ने अपने आप ही एकदम से ओवरनाइट नहीं दे दिया। इट डिड नॉट गिव दिस राइट एज अ रिजल्ट ऑफ सम काइंड ऑफ ड्रीम दैट केम इन इट्स माइंड, और उसी के आधार पर सपना देखकर उसने दे दिया। उसके पहले उसके औपनिवेशिक राज्यों में इस प्रकार के मूवमेंट चल चुका था। इसीलिए हमने कहा फेमिनिज्म रिप्रेजेंट्स अ रेंज ऑफ मूवमेंट्स एंड द आइडियोलॉजीज दैट इमिनेट फ्रॉम दैट, है ना। इसी तरह से अमेरिका में भी, लाइकवाइज इन अमेरिका टू, दिस काइंड ऑफ मूवमेंट वाज लॉन्च्ड in the during the 20th century, with the beginning of the 20th century। और वहां पर बहुत सारे इस तरह से विद्वान महिलाओं ने इस अधिकार को आगे ले जाने के संदर्भ में संघर्ष किया, लेकिन एवरीथिंग वेंट ऑन वेरी वेल, और वहां पर ये काफी सक्सेसफुल भी रहा अमेरिका में इस प्रकार का मूवमेंट। तो इसलिए जो सशक्त संघर्ष किया गया अमेरिका में, यू नो इट वेरी वेल दैट अमेरिका वाज ऑलरेडी एन इंडिपेंडेंट कंट्री at that time, so there wasn't any big problem for Americans to grant their women citizens the right to vote or the political rights, and therefore it did grant the suffrage, the right to suffrage in the year 1919। 1919 में अमेरिका ने अपनी महिलाओं नागरिकों को 1919 में ये मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया। और ये कैसे हुआ? संविधान में 19वें संशोधन के द्वारा। संविधान में 19वां संशोधन लाया गया इन द ईयर 1919, एंड विद द रिजल्ट द वुमेन इन अमेरिका गॉट द राइट टू वोट। तो देयरफॉर अमेरिका क्लोजली फॉलोड इंग्लैंड।
है ना। तो कुल मिलाकर ये जितनी सारी जब हम ये बातें करते हैं तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि जैसे जैसे इंग्लैंड और अमेरिका में इस प्रकार के अधिकारों को लेकर ये बातें संपन्न होती चली गई, है ना, जैसे जैसे इंग्लैंड में और अमेरिका में ये जो महिलाओं को जैसे से ये अधिकार मिलने लगे, वैसे वैसे क्या हुआ, ये जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म था, जिसमें महिलाओं के राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकारों को लेकर आंदोलन चलाया गया था, ये काफ़ी हद तक सबसाइड हो गई, है ना। जैसे से जब इंग्लैंड ने और अमेरिका ने इसमेमें बड़ी एक आपके लिए एक बड़ी शुरुआत कर दिया, दैट टुक अ बिग लीड ओवर दिस डिमांड ऑफ विमेन, तो वहाँ पर जैसे जैसे उनकी दशा सुधरती चली गई, वैसे वैसे ये फर्स्ट वेव का जो इन्फ्लुएंस था या जो इसका मैग्नीट्यूड था, इट ऑल्सो स्टार्टेड सबसाइडिंग। और बल्कि अब जब ये धीरे धीरे ऐसा नहीं हुआ कि अंत हो गया, देखिए ये तो चलता ही रहा। इंडिया का जो मूवमेंट था, जो इंडिया में जो पॉलिटिकल मूवमेंट था, जो लिबरेशन मूवमेंट था इंडिया में, दैट वाज फॉट फॉर द राइट ऑफ वोटिंग राइट फॉर वुमेन एज वेल, है ना। भारत में तो ये एक अडल्ट फ्रेंचाइज की एक अलग ही एक बड़ा सशक्त आंदोलन चला ड्यूरिंग आवर फ्रीडम मूवमेंट। हमारे यहाँ ये कभी नहीं कहा गया कि महिलाओं को दिया जाए या पुरुषों को दिया जाए। यहाँ पर तो हमारे जो राष्ट्र के स्वाधीनता संग्रामी थे, द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ अ कंट्री, दे हैड वेज फॉर इक्वल राइट्स फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, है ना, ऑन अ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। तो हमारे यहाँ तो कभी पार्ट या पीस मिल में नहीं दिया गया। इंग्लैंड में तो या अमेरिका में तो पहले पुरुषों को दिया गया, फिर बाद में महिलाओं का नंबर आया, बट इन इंडिया दिस वॉज नॉट फॉलोड। इन इंडिया वी स्टार्टेड ऑफ ऑन एन इक्वल फुटिंग। तो इसलिए कहने का तात्पर्य है कि अगर इंग्लैंड और अमेरिका में इस प्रकार के ये उद्देश्यों को संपन्न कर लिया गया या प्राप्त कर लिया गया, द स्टोरी डिड नॉट कम टू एन एंड हियर, रादर इट वॉज स्टिल कंटिन्यूइंग इन अ बिग वे, एंड दिस स्टोरी वॉज बीइंग फॉलोड, इट वॉज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, or the struggles were being launched in India as well during the freedom movement. Not only India, but in a number of other countries as well, who were still reeling under the colonial subjugation. उन सभी देशों में जहाँ अभी भी आपके लिए औपनिवेशिक साम्राज्यवाद चल रहा था, वहाँ जहाँ पर अभी देश अभी भी गुलाम थे, वहाँ सब जगह, दैट इज ड्यूरिंग द 50s, 60s, 70s एंड 80s, वहाँ सब जगह महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों के लिए और सारे अधिकारों के लिए ये संघर्ष चलता रहा लंबे समय तक। और धीरे धीरे फिर जैसे जैसे कंट्रीज इंडिपेंडेंट होते गए, है ना, वैसे वैसे उन देशों में महिलाओं के लिए इक्वल राइट्स के लिए यानी समान अधिकारों का रास्ता खुलता चला गया, है ना। तो यहाँ ये इतनी बातें थी कि जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के संदर्भ में बात थी। अब हम इसके आगे और अगले अपने वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आज यहीं तक फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग। तो इसलिए आप इस लेक्चर को आप सुनिएगा और इसको अपने ऊपर इसको और भी ज़्यादा बिल्डअप करने की कोशिश करिएगा। सो विद दिस आई stop my lecture here, and very soon I will be coming up with my next lecture on feminism, and I will be discussing more about this issue from this point onwards. So thanks a lot for your patience and attention.